वेलकम एवरीबॉडी। हम कुछ अतिरिक्त ऐसे टॉपिक लेके हाजिर हुए हैं जो कि अभी सिलेबस में नए जुड़े हैं। नए जुड़े सिलेबस में से 2 टॉपिक हम पहले कर चुके हैं, उसके बाद में तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा 6 टॉपिक इसमें जो नए जुड़े हैं उनकी चर्चा हम आज से प्रारंभ करेंगे। जिसमें पहला हम प्रारंभ करने जा रहे हैं प्लास्टिक एवं पर्यावरण। इस अध्याय को पढ़ने से पहले आप जो बहुलक वाला पोर्शन था आपने उस बहुलक वाले पोर्शन को एक बार वापस देख लें और उसके बाद में आप प्लास्टिक और पर्यावरण की प्रक्रिया को प्रारंभ करें, तो इससे संबंधित कुछ सूचना यहाँ पर भी मिलेगी और इन दोनों पॉइंट्स को आप रिलेट करके आपस में जोड़ सकते हैं। तो हम प्रारंभ करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्लास्टिक एवं पर्यावरण। प्लास्टिक और पर्यावरण की अगर प्रकृति देखी जाए तो वास्तव में क्या प्रक्रिया है वो नोट करें। प्लास्टिक और पर्यावरण आपस में एक दूसरे के विरोधाभासी शब्द हैं, जिसमें प्लास्टिक पर्यावरण को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला आज के संदर्भ में एक घटक है और उसी की चर्चा हम इस चैप्टर में करेंगे। प्लास्टिक के लक्षण क्या क्या हैं, किस लक्षण के आधार पर यह पर्यावरण को प्रदूषित करता है और किस लिए यह सर्वाधिक मात्रा में प्रयुक्त किया जाने वाला पदार्थ भी है। और मैंने यहाँ तक भी पिछली क्लास के अंदर बताया था बहुलकों के अंदर कि प्लास्टिक वास्तव में प्लास्टिक युग के रूप में आज के युग को माना जा सकता है, क्योंकि प्लास्टिक का उपयोग लगभग हर जगह पर हो रहा है। तो उसके अभिलाक्षणिक गुणों में से हम चर्चा कर रहे हैं। पहला गुण है अनअभिक्रियाशीलता। इसका मतलब जो भी प्लास्टिक है सामान्यतः रासायनिक रूप से ये अनअभिक्रियाशील या नॉन रिएक्टिव नेचर का होता है और इसीलिए इसका संक्षारण आसानी से नहीं होता। अगर इसको वातावरण में खुला छोड़ दिया जाए, धूप में छोड़ दिया जाए, बरसात में छोड़ दिया जाए तो भी इसके ऊपर किसी प्रकार की कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, इसका संक्षारण लगभग नहीं होता है। सेकंड, इसकी प्रकृति आती है नंबर 2 पे। यह हल्का है, कठोर अर्थात प्रबल होता है तथा लंबे समय तक स्थिर बना रहता है, चिर स्थायी है, या हम इसको कह सकते हैं टिकाऊ प्रकृति का होता है और इसीलिए प्लास्टिक का लगभग हर जगह सर्वाधिक मात्रा में उपयोग हो रहा है। तीसरा पॉइंट और इम्पोर्टेंट है कि ये प्लास्टिक विद्युत और ऊष्मा दोनों का कुचालक है। बहुत खास बात है कि विद्युत और ऊष्मा दोनों का कुचालक होने के कारण यह जितने भी इलेक्ट्रिकल आइटम्स हैं या विद्युत के उपकरण हैं, लगभग सभी विद्युत के उपकरणों के अंदर प्लास्टिक का सर्वाधिक मात्रा में उपयोग होता है। तो इन 3 गुणों के कारण अनअभिक्रियाशीलता, नॉन रिएक्टिविटी, हल्का, प्रबल और चिरस्थायी तथा टिकाऊ होने के कारण तथा ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होने के कारण प्लास्टिक का प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा के अंदर उपयोग किया जा रहा है। तो उसकी प्रकृति के अंदर हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं प्लास्टिक के यूजेज क्या हैं। वैसे तो हम इसको पहले ले चुके हैं बहुलक वाले पाठ में कि प्लास्टिक वास्तव में सर्वाधिक मात्रा में उपयोग किया जाने वाला बहुलक है तथा यह जो प्रयोग में लिया जाता है वो सामान्य जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में, सुबह उठने से लेकर ब्रश कर रहे हैं, ब्रश से लेकर के सोते समय बेड है, बिस्तर है, उड़ने के लिए है, दिन में कपड़े हम पहन रहे हैं, जूते हैं, पेन है, बोर्ड है, मोबाइल है, लगभग सभी चीज़ों में प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा है। तो उसके लिए हम एक एक करके इसके उपयोगों की चर्चा करते हैं, जिसमें पहला पॉइंट हम ले रहे हैं स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में। ये मैं आपको चित्र सहित पहली प्रक्रिया में बता चुका हूं बहुलक में। तो वहां पे स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में दवा को पैक करने के लिए जो खोल बनाए जाते हैं, जो कैप्सूल के जो खोल आते हैं, उनको बनाने के लिए प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। घावों को सीने के लिए जो धागे काम में लिए जाते हैं, आंतरिक घावों को सीने के लिए या बाह्य घावों को सीलने के लिए, सिलाई करने के लिए जो धागे प्रयुक्त किए जाते हैं, बायोडिग्रेडेबल जो थ्रेड्स होते हैं, उनका निर्माण भी प्लास्टिक से किया जाता है। इसी के अलावा इंजेक्शन के लिए सिरिंज, चिकित्सीय अन्य उपकरण, चाहे वो बीपी की मशीन हो, चाहे आपके डायबिटीज टेस्ट करने की मशीन हो या किसी भी प्रकार का बड़ी मशीन हो या छोटी मशीन हो, सीटी स्कैन हो या किसी प्रकार की मशीन है, सभी के अंदर प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा दस्ताने बनाने के लिए भी प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। तो स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में प्लास्टिक अत्यधिक मात्रा में प्रयुक्त किया जाने वाला पदार्थ है और स्टरलाइज्ड प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक ज़्यादातर इसमें काम में लिया जाता है। सेकंड, हम बात कर रहे हैं माइक्रोवेव के जो बर्तन हैं, माइक्रोवेव बर्तन बनाने के लिए भी प्लास्टिक प्रयुक्त किया जाता है।
ये प्लास्टिक माइक्रोवेव से नहीं पिघलता है, लेकिन अंदर रखे हुए पदार्थों को हम गर्म करके उनको पकाने के लिए काम में ले सकते हैं। इसी तरीके से ये एक इम्पॉर्टेंट नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने के लिए, तो ये अपना शब्द पहले लिख ले चुके हैं, नॉन स्टिक कुकवेयर। नॉन स्टिक कुकवेयर का मतलब ऐसे बर्तन जिस पर कोई पदार्थ चिपकता नहीं है, जलता नहीं है, उस पदार्थों को हम नॉन स्टिक कुकवेयर या न चिपकने वाले बर्तन कहते हैं। उसको बनाने के लिए टेफ्लॉन का उपयोग किया जाता है। टेफ्लॉन वास्तव में PTFE है, जिसका पूरा नाम होता है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, और पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन को ही हम टेफ्लॉन कहते हैं। और ये जो काले रंग के बर्तन घरों में आते हैं, नॉन स्टिक कुकवेयर्स आते हैं, जिसमें भी आपके कुकर भी हैं, तवे भी हैं, पेन्स भी हैं, पेन भी हैं, इसके अलावा चम्मच वगैरह भी प्रयुक्त किए जाते हैं, वो भी इसी से बनाए जाते हैं, PTFE कहा जाता है। इसी तरीके से अग्निसह प्लास्टिक, और ये इंपॉर्टेंट है, मेलामाइन अग्निसह प्लास्टिक है। इसी की तरह बेकेलाइट, ये भी अग्निसह प्लास्टिक है। विद्युत और ऊष्मा के कुचालक हैं, ये दोनों ही अत्यधिक कठोर होते हैं, और इनके लिए हम ये शब्द पहले ही काम में ले चुके हैं, ताप दृढ़ प्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। एक बार जिस संरचना में डाल दिया जाए उसी संरचना में डले रहते हैं, और अग्निसह अर्थात आग को पकड़ते नहीं हैं, लंबे या काफ़ी उच्च ताप तक ये ताप सहने की क्षमता रखते हैं। इससे कपड़े भी बनाए जाते हैं, घरों में क्रॉकरीज बनाई जाती है, जैसे डाइनिंग सेट वगैरह जो बनाते हैं, या फर्श के ऊपर लगाने वाली टाइलों का निर्माण भी मेलामाइन से किया जाता है। इसके अलावा बेकेलाइट ब्लैक कलर का होता है, इसका उपयोग ज़्यादातर पुराने स्विचेज, मोबाइल की बॉडी, या जो पुराने टेलीफोन आ रहे हैं उनकी बॉडीज़ बनाने के लिए बेकेलाइट काम में लिया जाता है। या घर में जितने भी कुकवेयर्स हैं, कुकवेयर्स के जो हैंडल हैं, हैंडल के ऊपर जो ब्लैक कलर का कवर है वो भी बेकेलाइट से निर्मित होता है, क्योंकि यह ताप और ऊष्मा दोनों को सहन करने की क्षमता रखता है, और उसकी दोनों का कुछ अलग प्रकृति रखता या दर्शाता है। तो ये आपके प्लास्टिक के उपयोग का चौथा पॉइंट। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं प्लास्टिक और पर्यावरण के साथ में आपस में क्या संबंध है, और वो इम्पोर्टेंट प्रक्रिया आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। आज के संदर्भ में हर जगह इस पॉइंटों का उपयोग किया जाता है, जिसमें 5R मेथड प्लास्टिक से पर्यावरण को बचाने के लिए काम में लिया जाता है। उसके लिए हम चर्चा करें। प्लास्टिक जैव अनिम्नीकरणीय होता है। जैव अनिम्नीकरणीय या नॉन बायोडिग्रेडेबल, अर्थात बायो या जैव जीवों के द्वारा अपघटित न होने वाला पदार्थ है, इसलिए इसको हम कहते हैं जैव अनिम्नीकरणीय प्रकृति का होता है। अर्थात प्लास्टिक जीवों के द्वारा अपघटित नहीं होता, लेकिन विशिष्ट बैक्टीरिया या ऐसे पदार्थ, क्या ऐसे प्लास्टिक को काम में लिया जाने लग गया है जिसको विशिष्ट बैक्टीरिया के द्वारा प्रयुक्त किया जाता है या खाने में प्रयुक्त किया जाता है। अतः यह पर्यावरण प्रदूषक है। चूंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रकृति का है, प्रकृति में रखा रहने पर कई सालों तक, हजारों सालों तक इसका विघटन या अपघटन, संक्षारण कुछ नहीं होता, इसलिए यह पर्यावरण को प्रदूषण करने का काम करता है, क्योंकि इसकी मात्रा लगातार या निरंतर बढ़ती जा रही है। चूंकि यह अपघटित नहीं होता है, तो आज से 500 साल तक भी वह प्लास्टिक जिस जगह फेंका गया है या जमीन में जहाँ दबा गया, गाड़ा गया है, वहाँ पर उसी प्रकृति में पड़ा रहता है। जलाने पर यह विषैला धुआं उत्पन्न करता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, और ये आपको सबको ध्यान में रखनी है कि चाहे वो प्लास्टिक में पॉलीथीन हो या किसी भी प्रकार का खाद्य पदार्थ हो, खाद्य पदार्थ को पैक करने वाला प्लास्टिक हो, या PET प्लास्टिक हो, PETE प्लास्टिक हो, या उससे बनाए हुए कपड़े हैं, तो कृपया करके ऐसे पदार्थों को जो प्लास्टिक से निर्मित है उनको बिल्कुल भी न जलाएं, क्योंकि वातावरण में ये पड़े हुए इतना घातक प्रभाव प्रदर्शित नहीं करते हैं जितना कि जलाने के बाद उसमें से जो धुआं निकल रहा है, उसमें जो हाइड्रोकार्बन वातावरण में आ रहे हैं, वह द्वितीयक घटकों के अंदर परिवर्तित होकर के जीवन शरण तक की क्षमता उत्पन्न कर देते हैं, या जीवों को नष्ट करने तक की क्षमता उत्पन्न करते हैं। इसलिए को ध्यान रखें कि प्लास्टिक को बाहर फेंक के या रिसाइकल करें, लेकिन जलाने का काम बिल्कुल भी न करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आजकल प्लास्टिक को जलाने की बजाय गर्म करके, पिघला करके रोड़े बनाने के लिए काम में लिया जाता है, बिटुमिन के साथ मिक्स करके। तो ये प्रक्रिया भी अपन पहले बात कर चुके हैं। तो आप वापस ध्यान रखें, जैव अनिम्नीकरणीय है,
विषैला धुआं उत्पन्न करता है जलाने पर, इसलिए इसको कृपया जलाने का काम नहीं करें। ये पर्यावरण प्रदूषक प्रक्रिया फैलाने का सबसे मुख्य घटक है। ये 5R सिद्धांत को प्रयुक्त करते हुए हम इस प्लास्टिक से पर्यावरण को बचा सकते हैं, और उसमें 5R सिद्धांत प्रयुक्त किया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। 5R में ये R शब्द है, ये अंग्रेजी के कुछ शब्दों को लेकर प्रदर्शित किए गए जिनका पहला अक्षर R है। तो 5 शब्द ऐसे हैं जिनको लेकर के पर्यावरण से प्लास्टिक को या प्लास्टिक को पर्यावरण को प्रदूषित करने से रोका जा सकता है। तो ये 5R सिद्धांत क्या है उसमें आप देखें, पर्यावरण हित के लिए प्लास्टिक का उपयोग नहीं करें, पहली बात, अर्थात R मीन्स फर्स्ट हम बात करें रिफ्यूज। रिफ्यूज का मतलब है कोशिश करें किसी भी प्रक्रिया के अंदर प्लास्टिक को कम से कम प्रयुक्त करने का। जैसे अभी 50 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक जैसे थैलियाँ, बैग वगैरह आते हैं, इन प्लास्टिक पर सरकार ने कम्प्लीटली बैन लगा रखा है। तो कहीं पर भी अगर मार्केट में जाते हैं तो कोशिश करें थैली की बजाय बैग लेके जाएं, उसमें सब्जियां लेकर आएँ। तो पहला काम ये करिए, प्लास्टिक अगर रीयूज या ऐसा प्लास्टिक जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, एक बार काम में लेके फेंक दिया जाता है, कोशिश करें ऐसे प्लास्टिक का रिफ्यूज करने की कोशिश करें। सेकंड है उपयोग कम करिए, अर्थात सेकंड R का मतलब रिड्यूस है। प्लास्टिक फिर भी काम में लेना पड़ रहा है तो कोशिश करिए कम से कम प्लास्टिक को प्रयोग करने की, और उसी को हम रिड्यूस करना कहते हैं, प्लास्टिक के उपयोग को कम करने की प्रक्रिया कहते हैं। तीसरी प्रक्रिया आती है पुनः उपयोग करिए। एक बार यदि प्लास्टिक आपने काम में लिया है, सिंगल यूज है, फिर भी यदि ये किसी अन्य जगह पर प्रयुक्त किया जा सकता है तो आप उसको पुनः उपयोग करिए, अर्थात रीयूज करने की कोशिश करिए, ताकि उस पदार्थ की जगह वापस नया पदार्थ आपको मार्केट से परचेज न करना पड़े। पर्यावरण को बचाने के लिए रीयूज की आदत भी डालिए। नेक्स्ट और पॉइंट है पुनः चक्रित कीजिए। यदि प्लास्टिक घर में टूट गया है तो उसमें घर में इकट्ठा करके न रखें, सीधा वापस रिसाइकल कर दें, अर्थात रद्दी के भाव बेच दें, और ये वापस किसी अन्य संरचना में डाल करके पुनः प्रयुक्त किया जा सकता है, अर्थात रिसाइकल भी करना प्रारंभ कर दीजिए। प्लास्टिक के आइटम जो भी हैं टूटे फूटे हैं उनको दे दीजिए, उसकी जगह वापस नया प्लास्टिक बन के मार्केट में आएगा। और लास्ट बात है पुनः प्राप्त करिए या रिकवर करिए, अर्थात कहीं पर भी यदि प्लास्टिक काम में लिया गया है तो उस प्लास्टिक को यूज करके किसी अन्य जगह पर काम में ले लीजिए, अर्थात रिकवर करने की कोशिश करिए। अगर कहीं चला गया है या कहीं प्लास्टिक किसी दूसरी जगह है तो पड़ी हुई चीज़ है तो उसको काम में लीजिए, उसको रिकवर करने की कोशिश करिए। कोई टूट गया है तो उसको बांध करके काम में लेने की कोशिश करिए। इसी प्रोसेस को हम पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया कहते हैं। तो इस तरीके से 5R हो गए। फर्स्ट है रिफ्यूज करना, सेकेंड है रिड्यूस करना, रीयूज करना, रिसाइकल करना, रिकवर करना। ये 5 पॉइंट मिला करके हम प्लास्टिक से पर्यावरण को बचा सकते हैं। तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनके 5R हैं, इनके नाम आपको निश्चित रूप से याद रखने हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं प्लास्टिक आज के संदर्भ में जानवरों के लिए जानवरों के लिए घातक प्रक्रिया प्रदर्शित कर रहा है, यहाँ तक कि उनकी जान लेने की क्षमता भी प्लास्टिक रखता है। तो प्लास्टिक जानवरों के खाने में यदि आ जाए तो उसके बाद में ये जानवर श्वसन क्रिया करने में या भोजन को पचाने की क्षमता खो देता है और धीरे धीरे उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए कोशिश करें घर में कोई भी खाद्य पदार्थ है, खाद्य सामग्री है, तो उसको कागज़ में या अखबार में रैप करके आप बाहर जानवर को डालिए। अखबार खाएगा जानवर तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन यदि थैली में बांध के डालते हैं तो जानवर उस थैली समेत उस खाद्य पदार्थ को खा लेता है और उसके शरीर में प्लास्टिक पहुंचने के बाद ये आखिरकार उसकी मृत्यु को प्राप्त करने के अंदर सहयोग करता है। अर्थात ऐसे प्रक्रियाएं हम समझदार होते हुए इस प्रकार की प्रक्रियाएं काम में न लें, अर्थात खाद्य पदार्थों को प्लास्टिक में पैक करके बाहर न फेंकें। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी की प्रकृति की। तो ये प्लास्टिक और पर्यावरण के अंदर 5R सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल प्लास्टिक को जलाने का काम न करें, क्योंकि ये जैव अनिम्नीकरणीय है। ऐसी स्थिति के अंदर ये पर्यावरण प्रदूषण को फैलाने का काम करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लास्टिक को बनाने के लिए कई जहरीले पदार्थ काम में लिए जाते हैं। तो प्लास्टिक को बनाने के लिए कई जहरीले पदार्थ काम में लिए जाते हैं, जिसके लिए इसमें ई की मात्राएं गायब है,
तो ध्यान रखें। तो कई जहरीले पदार्थ काम में लिए जाते हैं। जहरीले पदार्थ से यहाँ मतलब है सामान्यतः हम हाइड्रोकार्बनों का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन्स का ज़्यादातर यूज करते हैं। और हाइड्रोकार्बन प्रकृति के वातावरण में आने के बाद में ये महत्वपूर्ण घातक प्रभाव या जहरीला प्रभाव उत्पन्न करते हैं, इसलिए ये शब्द यहाँ पर लिखा गया है। जिसके कारण ये जहाँ भी पड़ा रहता है धीरे धीरे वहाँ पर बीमारियों और प्रदूषण को जन्म देता है। तो अगर प्लास्टिक जहाँ भी है उसमें उपस्थित इस तरह के हाइड्रोकार्बन या फ्लोरो कंपाउंड है या जो भी अन्य पदार्थ जो प्लास्टिक बनाने के लिए काम में लिए गए हैं, वे मोनोमर या एकलक में अपघटित होते हुए ये बीमारियों और प्रदूषण को जन्म देने का काम करते हैं। इसी तरीके से प्लास्टिक मानव को जितनी सहूलियत प्रदान करता है, जितनी सहूलियत प्रदान करता है उतनी ही बीमारियां भी फैलाता है। तो हमें जितना इजीली अवेलेबल प्लास्टिक है, जितना आसानी से हम इसको खरीद भी सकते हैं, उपयोग में ले सकते हैं, हल्का है, ड्यूरेबल है, लंबे समय तक चलता है, लेकिन फिर भी यह बीमारियां फैलाने का काम करता है। इसलिए सामान्यतः प्लास्टिक को न्यूनतम उपयोग में लिया जाए या कम से कम उपयोग में लिया जाए। तो प्लास्टिक मानव के लिए जितनी सहूलियत प्रदान करता है उतनी ही बीमारियां फैलाता है। एक अध्ययन में सामने आया है कि एक प्लास्टिक की बोतल को बार बार पीने के पानी में काम में लेने पर उसमें कई जहरीले पदार्थ, और यहाँ पर जहरीले पदार्थ का मतलब है प्लास्टिक है, जिसको कि हम नाम देते हैं माइक्रोप्लास्टिक। पानी के अंदर माइक्रोप्लास्टिक या जहरीला पदार्थ घुलने लग जाता है और यही माइक्रोप्लास्टिक आपके शरीर में जाकर रुधिर से होते हुए शरीर की प्रत्येक अंग के अंदर स्टोर होना प्रारंभ कर देता है, क्योंकि उस प्लास्टिक को शरीर से बाहर निकालने का कोई रास्ता या तरीका नहीं है। तो जहरीले पदार्थ घुलने लग जाते हैं और इससे कैंसर जैसी खतरनाक सबसे बीमारी, कैंसर जैसी भयानक बीमारी होने की संभावना रहती है। तो प्लास्टिक या माइक्रोप्लास्टिक का खाने के पदार्थों के अंदर, यहाँ तक कि चाय के कप हैं या किसी भी प्रकार के हम जो यूजेबल प्लास्टिक या सिंगल यूजेबल प्लास्टिक की प्लेटें काम में ले रहे हैं, पानी के लिए बोटल्स काम में ले रहे हैं, तो इन सभी का कोशिश करें खाद्य पदार्थों के लिए प्लास्टिक का न्यूनतम उपयोग किया जाए। और महत्वपूर्ण बात यह है कि प्लास्टिक में यदि गर्म खाद्य पदार्थ भरा जाए तो वो प्लास्टिक अत्यधिक मात्रा में उस खाद्य पदार्थ में घुल जाएगा और घुले हुए खाद्य पदार्थ में घुले हुए प्लास्टिक युक्त वह खाद्य पदार्थ जीवन के लिए उपयोगी होने की बजाय ये नुकसानदेह हो जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखें। तो माइक्रोप्लास्टिक, एक बार बोतल को अगर सिंगल यूज कर रहे हैं फिर भी उसमें माइक्रोप्लास्टिक्स होते हैं, तो यदि आप उसको 2 बार 3 बार 5 बार यूज करेंगे तो उतने ही माइक्रोप्लास्टिक की मात्रा ज़्यादा आ जाएगी। और आपने देखा होगा बोतलें जिनको कि हम बजाते हैं, अगर दबने पर बजती है, इसका मतलब जितनी बार आप उसको बजाएंगे उतनी बार ही उसमें से माइक्रोप्लास्टिक्स अधिकतम मात्रा के अंदर उसमें से निकलेगा और उसमें उपस्थित पानी में घुलता जाएगा या उसमें रखे हुए खाद्य पदार्थ में घुलना प्रारंभ कर देगा। प्लास्टिक कचरा अपनी जैव अनिम्नीकरणीय प्रकृति के कारण सैकड़ों से लेकर के हजारों वर्षों तक पर्यावरण में बना रहता है, अपघटित नहीं होता है, इसलिए यह सबसे घातक प्रकृति दर्शाता है। भारत में ये इंपॉर्टेंट एक आंकड़े यहाँ पे दिए हुए हैं कि भारत में सालाना कितने 9.46 मिलियन टन, मिलियन का मतलब होता है 10 to the power 6 और 10 टन का मतलब होता है 1000 किलोग्राम। तो इनका गुणा कर दें, 10 to the power 9 किलोग्राम प्लास्टिक कचरा हर साल उत्पन्न हो रहा है, वो भी कितने 9.46 से और गुणा करना है। तो ऐसी स्थिति में ये प्रति वर्ष अत्यधिक मात्रा के अंदर प्लास्टिक कचरा बनता है, उत्पन्न होता जा रहा है। हमारे द्वारा प्रयोग किए गए प्लास्टिक को बाहर फेंकने से उत्पन्न होता है, जिसमें से 40% असंग्रहित रह जाता है। हम रिसाइकल जो कर रहे हैं, जो रद्दी के भाव दे रहे हैं, उसमें से भी केवल 40% ही वापस असंग्रहित अर्थात घर पे ही पड़ा रह जाता है या हम कचरे के साथ बाहर फेंक देते हैं, रिसाइकल में प्रयुक्त नहीं होता है। और इसका 43% का उपयोग हम पैकेजिंग के लिए किया जाता है। तो उसमें से जो रिसाइकल प्लास्टिक है या पड़ा रह गया है
उनमें से 43% हम ज़्यादातर पैकेजिंग के लिए किसी भी पदार्थ को, चाहे पेन है, कॉपी है या खाने का सामान है, उनको पैक करने के लिए जो प्लास्टिक काम में लिया जाता है उसमें 43% प्लास्टिक का उपयोग पैकेजिंग के लिए किया जाता है। अर्थात सर्वाधिक मात्रा में प्लास्टिक कचरा पैकेजिंग के द्वारा उत्पन्न होता है, जिसमें से अधिकांश एकल उपयोग प्लास्टिक है, जिसको हम कहते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक। और इसी के लिए एक शब्द आता है यूज एंड थ्रो। धीरे धीरे आप कोशिश करें इस प्रकार की प्रक्रियाओं को ध्यान रखें। ऐसे प्लास्टिक, ऐसे पेन, ऐसे पदार्थ कम से कम परचेज करें जो कि उपयोग करने के बाद तत्काल फेंक दिए जाते हैं। कोशिश करें ऐसे पदार्थों को जो वापस काम में लिए जा सकते हों और उन्हीं का उपयोग सर्वाधिक मात्रा में किया जाए। तो सिंगल यूज प्लास्टिक या एकल उपयोग प्लास्टिक सबसे ज़्यादा घातक प्रकृति या पर्यावरण प्रदूषण फैलाने का काम करते हैं। और एक ये महत्वपूर्ण सूचना है, आप ध्यान रखें, 50 माइक्रोन। माइक्रोन का मतलब होता है, हम म्यू के रूप में इसको प्रदर्शित करते हैं, और 1 म्यू होता है 10⁻⁻6 मीटर के बराबर। तो 10 की घात -6 मीटर या 6 मीटर मतलब 1 माइक्रोन, तो 50 माइक्रोन अर्थात इसको 50 से गुणा कर दिया जाए तो जो मात्रा या जितनी थिकनेस आती है उससे कम प्लास्टिक को सरकार द्वारा कंप्लीटली बैन किया गया है, जिसमें कि पॉलीथीन बैग्स आते हैं, सब्जियां वगैरह डालने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। इन पॉलीथीन बैग्स को कंप्लीटली बंद कर दिया गया है, क्योंकि उसकी जो थिकनेस है या मोटाई है वो 50 माइक्रोन से क्या होती है, कम होती है। तो 50 माइक्रोन से ज़्यादा है उसको रिसाइकिल भी किया जा सकता है, लेकिन उससे कम है तो उनकी रिसाइकलिंग भी नहीं होती। अगर आपको ध्यान हो तो प्लास्टिक की थैलियाँ मार्केट के अंदर कोई भी वापस लेकर के रिसाइकल नहीं करता है, और उसको हम चाहे सब्जी के अंदर या कचरे के अंदर पैक करके या सामान को बांध करके बाहर फेंक देते हैं, और ये लंबे समय तक पड़ा रहता है, अपघटित भी होता है। तो इसके माइक्रोफाइबर जो बनते हैं, चाहे पानी बरसात के अंदर घुल करके पानी के थ्रू वापस आपके पेट में पहुंच जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसे प्लास्टिक्स को कंप्लीटली सरकार की तरफ से बैन किया गया है। अगली प्रक्रिया देखें, सिंगल यूज प्लास्टिक या एकल उपयोग में लिया जाने वाला प्लास्टिक सबसे ज़्यादा खतरा उत्पन्न करता है, सबसे ज़्यादा खतरनाक है। वैसे तो प्लास्टिक खतरनाक होता ही है, लेकिन सिंगल यूज प्लास्टिक सबसे ज़्यादा खतरनाक है। ये सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल के लिए बनाई जाती है, जिसमें हम ये इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा प्रयोग में ले रहे हैं कैरी बैग, थैलियाँ सामान पैक करने के लिए जो काम में ले रहे हैं, कप चाय वगैरह या नाश्ते के लिए या जूस के लिए जो हम सिंगल यूज्ड कप या पानी पीने के लिए सिंगल यूज्ड कप ले रहे हैं वो, पानी या कोल्ड ड्रिंक्स की जो बोतलें आ रही है वो भी एक बार प्रयुक्त की और हमने फेंक दी जाती है, या स्ट्रॉ, पानी या जूस पीने के लिए स्ट्रॉ या लंबी जो प्लास्टिक की डंडियां हैं उनको स्ट्रॉ कहा जाता है, और फूड पैकेजिंग आदि के लिए प्रयुक्त किया गया प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक है। और सबसे ज़्यादा कचरा या अपशिष्ट के रूप में यही प्लास्टिक वातावरण में पर्यावरण प्रदूषक के रूप में काम करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इनके सबको ध्यान रखना। ये सिंगल यूज्ड प्लास्टिक हैं, एक बार प्रयोग करके फेंक दिए जाते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं कुछ सूचना है अलग से। UN प्लास्टिक कलेक्टिव, जिसको शॉर्ट में लिखा है UPC, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, भारतीय उद्योग परिसंघ एवं WWF भारत द्वारा शुरू की गई एक स्वैच्छिक पहल है, और इसकी सहायता से प्लास्टिक प्रदूषण या प्लास्टिक कचरे को कम करने की कवायद की जा रही है, जिसमें UN प्लास्टिक कलेक्टिव, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है UPC, सेकेंड भारतीय उद्योग परिसंघ जो फिक्की के नाम से प्रदर्शित है वो उद्योग परिसंघ, और WWF ये भारत द्वारा शुरू की गई स्वैच्छिक पहल है, जिसकी वजह से हम प्लास्टिक कचरे को कम करने का काम कर रहे हैं। ये संगठन हमारे ग्रह के पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र और सामाजिक स्वास्थ्य पर प्लास्टिक के जनित दुष्प्रभावों को कम करने का प्रयास करता है। प्लास्टिक से संबंधित जो भी पारिस्थितिकी तंत्र में, वातावरण में, पर्यावरण में बदलाव आए हैं, उन बदलावों को नियंत्रित करने का काम इन संगठनों के द्वारा किया जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इनमें से नाम अगर आपको ध्यान रखने हैं तो ये 3 नाम इम्पोर्टेंट आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रकार।
प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रकार। अब ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है माइक्रोप्लास्टिक। माइक्रोप्लास्टिक कितने मिलीमीटर की बात कर रहे हैं? 5 mm। 5 mm से कम आकार के छोटे प्लास्टिक के टुकड़ों को हम माइक्रोप्लास्टिक कहते हैं। माइक्रोप्लास्टिक में माइक्रोबीड्स शामिल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रोबीड्स शामिल हैं जो सौंदर्य प्रसाधन अर्थात कॉस्मेटिक्स, सौंदर्य प्रसाधन या कॉस्मेटिक्स और व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों के अंदर, क्रीम है, पाउडर है, फेस वॉश है, इनके अंदर हम इनका उपयोग करते हैं, अर्थात व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों में उपयोग किए जाते हैं। इनमें औद्योगिक स्क्रबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। औद्योगिक स्क्रबर्स का मतलब है जिनको कि हम किसी भी धोने वाले पदार्थों के अंदर, या जैसे हम साबुन काम में ले रहे हैं या हाथ को रगड़ के धोने के लिए काम में ले रहे हैं, तो उसमें माइक्रोबीड्स छोटे आकार के प्लास्टिक होते हैं और वो हाथ को घिसने के लिए काम में लिए जाते हैं, अर्थात कचरा वगैरह है तो उसको साफ करने के लिए काम में लिए जाते हैं। पुराने ज़माने में हम इसकी जगह बारीक रेत का उपयोग या राख का उपयोग करते थे, मल करके हाथ वगैरह साफ करने के लिए, या जैसे अपने हल्दी के साथ मिक्स करके हम बेसन के आटे का उपयोग या बेसन का उपयोग करते हैं, तो वही सब स्क्रबर के रूप में काम में लिए जाते थे। लेकिन आजकल हम उसकी जगह सीधे ही प्लास्टिक की माइक्रोबीड्स का उपयोग स्क्रबर के रूप में करते हैं। और औद्योगिक स्क्रबर्स का उपयोग ज़्यादातर जो भी पर्यावरण प्रदूषक हैं उन पर्यावरण प्रदूषकों को हटाने के लिए किया जाता है। भी शामिल हैं जो आक्रामक या ब्लास्ट सफाई के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। आक्रामक ब्लास्ट सफाई के लिए उपयोग करने का मतलब है बारीक रेत को यदि तेजी से फेंका जाए तो किसी भी वस्तु पर, जैसे कि कहीं पर जंग लगा हुआ है, तो यदि मशीन से तीव्रता से बारीक टुकड़ों को यदि इसके ऊपर फेंका जाए तो उसके ऊपर लगा हुआ जंग बिल्कुल सफाई से हट जाता है, पृथक हो जाता है। तो वहाँ पे उसकी जगह माइक्रो स्क्रबर्स के रूप में किसका उपयोग किया जा रहा है? प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। उद्योगों के अंदर अत्यधिक मात्रा में इसको काम में लेते हैं। तो किसी भी टूटे फूटे या पुराने पदार्थ को वापस रीस्टेन करने के लिए हम इन माइक्रो प्लास्टिक या स्क्रबर्स का उपयोग करते हैं। और ये किए कैसे जाते हैं? आक्रामक ब्लास्ट सफाई, मतलब बहुत तीव्रता से इन रेत के कणों को या प्लास्टिक के कणों को फेंक करके, मोटर की सहायता से फेंक करके सफाई करने का काम किया जाता है। तो सफाई के लिए उपयोग में किए जाते हैं। माइक्रोफाइबर का उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रोफाइबर का उपयोग वस्त्रों में किया जाता है या कपड़े बनाने में किया जाता है, तथा नवीन रेजिन पैलेट्स का प्रयोग। नवीन रेजिन पैलेट्स का मतलब है कि लिक्विड है, उसमें आपने देखा होगा कि आप ब्रश के लिए जो पेस्ट काम में ले रहे हैं उस पेस्ट में भी आपने देखा होगा चमकीले बीड्स होते हैं, या पेन की इंक के अंदर भी बच्चों के जो पेन की इंक जो ड्राइंग के लिए काम में ली जाती है उसमें भी माइक्रोप्लास्टिक्स डाले जाते हैं। या आप फेस वॉश के अंदर फेस को रगड़ करके साफ करना चाहते हैं तो उसमें भी माइक्रोबीड्स या रेजिन पैलेट्स का उपयोग किया जाता है। प्लास्टिक विनिर्माण की प्रक्रिया में इसको प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से, तो एक बार वापस आप प्रक्रिया देखें। माइक्रोप्लास्टिक 5 mm से छोटे प्लास्टिक को माइक्रोप्लास्टिक कहा जाता है। माइक्रोप्लास्टिक्स, माइक्रोबीड्स भी इसमें शामिल हैं, छोटे छोटे दाने इसके अंदर शामिल हैं जो सौंदर्य प्रसाधन और व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों में प्रयोग किए जाते हैं। इनमें औद्योगिक स्क्रबर भी शामिल हैं जो कि आक्रामक या ब्लास्ट सफाई या बहुत तीव्रता से उनको फेंक करके किसी वस्तु के ऊपर लगे हुए जंग को हटाया जाता है। माइक्रोफाइबर का उपयोग वस्त्रों में, नवीन रेजिन पैलेट्स का उपयोग प्लास्टिक विनिर्माण की प्रक्रिया में किया जाता है। तो लास्ट में वस्त्रों के लिए भी इसको काम में ले रहे हैं। और ये मैं प्रक्रिया आपको बहुलकों वाले चैप्टर के अंदर बता चुका हूँ कि माइक्रोप्लास्टिक या प्लास्टिक की जो बोतलें हैं उसको तोड़ करके छोटे छोटे पैलेट्स बनाए जाते हैं और ये पैलेट्स फिर पिघला करके रेजिन के रूप में, रेजिन पैलेट्स का हम उपयोग करते हैं जिससे नए प्लास्टिक की वापस निर्माण करने की प्रक्रिया, विनिर्माण की प्रक्रिया की जाती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, प्लास्टिक की प्रकृति को दर्शाती। सौंदर्य प्रसाधन मतलब कॉस्मेटिक्स और व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों के अलावा इसको और काम में कहाँ लिया जाता है? अलावा अधिकांश माइक्रोप्लास्टिक्स का निर्माण प्लास्टिक के बड़े टुकड़ों के टूटने से होता है।
इन दो के अलावा भी माइक्रोप्लास्टिक वातावरण में आ रहा है, तो कहां से आ रहा है? वह बड़े प्लास्टिक के टुकड़ों के टूटने से भी प्राप्त होता है। जैसे सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने के कारण पुनर्चक्रित होते हैं, अर्थात सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आ जाए तो ये रिसाइकल होते हैं या चक्रित नहीं हो पाते हैं, पड़े रहते हैं, इसलिए इनको हम लंबे समय तक पर्यावरण प्रदूषक के रूप में काम में या पर्यावरण प्रदूषक के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। तो एकल उपयोग प्लास्टिक एक डिस्पोजेबल सामग्री है, अर्थात फेंकने योग्य सामग्री है, जिसे फेंकने या पुनर्चक्रण से पहले केवल एक बार उपयोग में किया जा सकता है। जैसे ये वापस आया है प्लास्टिक की थैलियाँ, जिसको हम पॉलीबैग्स कहते हैं, पानी की बोतलें, वाटर बोतल्स, सोडा की बोतलें या पुआल, प्लास्टिक की प्लेटें, कप, अधिकांश खाद्य पैकेजिंग और कॉफ़ी स्टिरर का मतलब है कॉफ़ी के अंदर जो पाइप डाल करके मिलाने के लिए जो काम में ले रहे हैं, ये कॉफ़ी स्टिरर भी प्लास्टिक से निर्मित किए जाते हैं। तो इस तरीके से ये माइक्रो प्लास्टिक्स वातावरण के अंदर कई जगह प्रयुक्त किए जाते हैं और यही वापस आपके वातावरण को खराब करने का काम करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें भारत में नई दिल्ली में एक सूचना है बिल्कुल सिंपल सी कि भारत ने नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ के संधारणीयता सम्मेलन में 2022 तक एकल प्लास्टिक को खत्म करने की अपनी प्रतिबद्धता की घोषणा की है। 1 साल 1.5 साल और है, उसके बाद में सारे जितने भी एकल प्लास्टिक या एकल उपयोग में लिए जाने वाले या सिंगल यूज्ड प्लास्टिक हैं उनको खत्म करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है, जिसमें सबसे पहले हमने पॉलीबैग्स जो 50 माइक्रोन से छोटे आकार के पतले जो प्लास्टिक्स हैं उनको बंद कर दिया है और धीरे धीरे सिंगल यूज़ के अंदर जैसे बोतलें आ रही है, प्लास्टिक कप आ रहे हैं, चाय के कप आ रहे हैं या ट्रेज आ रही हैं, इन सभी को ख़त्म करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है और 2022 तक इसको संपूर्ण रूप से ख़त्म कर दिया जाएगा या बैन कर दिया जाएगा। भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट की स्थिति क्या है उसकी आप चर्चा करते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार भारत में एक दिन में करीब 26,000 टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है। ये पर डे की बात करें, अभी हमने इससे पहले चर्चा की थी वो थी 1 साल के अंदर कितना प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है। ये एक दिन के प्लास्टिक कचरे की बात कर रहे हैं, लगभग 26,000 टन, 26,000 इंटू 1,000 किलोग्राम कर दिया जाए तो उतना प्लास्टिक कचरा पर डे उत्पन्न होता है। प्रतिदिन लगभग 10,000 टन से अधिक प्लास्टिक 10,000 टन से अधिक प्लास्टिक कचरा असंग्रहित ही रह जाता है, अर्थात जो मार्केट से खरीद कर घर में तो लाया जाता है लेकिन उसको हम वापस रिसाइकल नहीं करते हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसको कि फिक्की या FICCI कहा जाता है, फिक्की के एक अध्ययन के अनुसार प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योग 2015 से 13.4 मिलियन टन से 2020 तक लगभग 22 मिलियन टन, ये मात्रा ई की हट गई है, तो 22 मिलियन टन तक बढ़ने का अनुमान है। अर्थात 2015 में जितना था उसकी बजाय 5 साल के अंदर 13 से लगभग कितना हो जाएगा 23, लगभग 10 मिलियन टन कचरा 5 साल में बढ़ जाएगा, ये अनुमान लगाया गया है। इसका लगभग आधा हिस्सा कैसा है, सिंगल यूज्ड प्लास्टिक का है। वही वापस बात आ गई कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर्यावरण में सर्वाधिक मात्रा में कचरा उत्पन्न करने वाला पदार्थ है। भारत की प्रति व्यक्ति प्लास्टिक की खपत ध्यान से देखें, इंपॉर्टेंट है, कितनी है? भारत में प्रति व्यक्ति प्लास्टिक की खपत 11 किलोग्राम से कम है। लेकिन अगर आप यही बात चर्चा करें किससे, अमेरिका के अंदर प्रति व्यक्ति खपत जो हो रही है उससे, तो हम उसके 1/10 भाग से भी कम कचरा उत्पन्न करते हैं, जबकि अमेरिकन एक हमारे व्यक्ति की तुलना में कितना गुना कर रहा है, लगभग 10 गुना ज़्यादा कचरा उत्पन्न करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम बहुत कम प्लास्टिक काम में ले रहे हैं, फिर भी जनसंख्या अधिक होने की वजह से प्रकृति के अंदर प्लास्टिक की बड़े बड़े पहाड़ खड़े हो चुके हैं। नेक्स्ट,
प्लास्टिक अपशिष्ट का क्या प्रभाव होता है पर्यावरण पर, वो इम्पोर्टेंट चर्चा है, वो आप देखें। प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रभाव, जिसमें पहला है आर्थिक नुकसान कितना होता है, वो आप चेक करें। उदाहरण के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में प्लास्टिक कचरे की अंतर्राष्ट्रीय डंपिंग का मतलब है कचरे को जमीन में गाड़ने की प्रक्रिया, तो कचरे की अंतर्राष्ट्रीय डंपिंग से द्वीप की सुंदरता पूर्णतः प्रभावित हुई है। तो इम्पोर्टेंट है। और पहले यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कचरे को ले जा करके वहाँ डंप किया जाता था, टापू पे डाल दिया जाता था, लेकिन उसके डालने से वहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और जो द्वीप की वास्तविक जो प्राकृतिक सुंदरता है, वो प्राकृतिक सुंदरता धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है। प्लास्टिक क्यों उपयोग में लिया जाता है, उसकी चर्चा करते हैं। प्लास्टिक क्यों काम में लेते हैं? प्लास्टिक ड्यूरेबल है, लंबे समय तक प्रयोग होता है, हल्का है, सस्ता है और लगभग सभी जगह प्रयोग में लिया जा सकता है। किसी भी सांचे में हम डाल करके उसको उपयोग में ले सकते हैं, इसलिए ज़्यादातर प्लास्टिक हम काम में लेते हैं। उसकी प्रक्रिया की बात करें तो मानव द्वारा प्लास्टिक का उपयोग अपनी सहूलियत के लिए किया जाता है। एक प्लास्टिक का बैग है अपने वजन से लगभग, मतलब एक प्लास्टिक का बैग अपने वजन से लगभग 2000 गुना ज़्यादा वजन उठाने की क्षमता रखता है, इसलिए ड्यूरेबिलिटी अच्छी होने के कारण इसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। इसको कहीं पर भी ले जाया जा सकता है, जगह कम रोकता है, आसानी से ट्रांसपोर्ट हो सकता है। कुर्सियां हैं, एक साथ हजारों कुर्सियां एक ही टैक्सी में डाल के, कई कुर्सियां एक ही टैक्सी में डाल के ले जाई जा सकती है। एक साथ कम जगह रोकते हैं, एक दूसरे में एडजस्ट होकर के अरेंज हो सकती है, अधिकतम घनत्व में व्यवस्थित की जा सकती है, इसलिए प्लास्टिक को सर्वाधिक मात्रा में उपयोग में लिया जाता है। अगली चर्चा करें, प्लास्टिक के दुष्प्रभाव या हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या हैं, वो इम्पोर्टेंट है, वो आप बात करें। प्लास्टिक से ऐसे जहरीले पदार्थ निकलते हैं कि वह धीरे धीरे मानव स्वास्थ्य को क्या करते हैं, खराब करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है वो किसका है, कैंसर कारक के रूप में प्लास्टिक का प्रभाव पड़ता है। तो धीरे धीरे मानव स्वास्थ्य को खराब करने की प्रक्रिया में हम अलग अलग तरह से प्लास्टिक क्या क्या प्रदूषण फैलाते हैं, उसमें जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण उत्पन्न करता है, वायु प्रदूषण उत्पन्न करता है, मानव जीवन पर प्रभाव या इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन लाइफ उत्पन्न करता है, अर्थात जीवन पर खतरा उत्पन्न करता है, समुद्री जीवों पर दुष्प्रभाव उत्पन्न करता है, उनको मौत के घाट उतार देता है, और जीव जंतुओं पर भी यह विपरीत प्रभाव या दुष्प्रभाव उत्पन्न करता है। तो यहाँ हम आगे इन सभी पांचों क्षेत्रों के अंदर प्लास्टिक की प्रभाव की चर्चा करेंगे। उसमें से हम सबसे पहले ले रहे हैं जल प्रदूषण बाय प्लास्टिक या प्लास्टिक द्वारा जल प्रदूषण क्या है। प्लास्टिक ऐसे पदार्थों को मिलाकर बनाया जाता है जो कि हजारों सालों तक नष्ट नहीं होता है। मानव द्वारा हर वस्तु का निर्माण प्लास्टिक द्वारा ही किया जा रहा है, जैसे कि पानी पीने की बोतल, खाना खाने के चम्मच, टूथब्रश, सामान लाने के लिए बैग, अन्य वस्तुओं की पैकेजिंग करने के लिए भी हम प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। यहाँ तक कि बच्चों के खेलने के लिए खिलौने भी प्लास्टिक के बनाए जाते हैं, और मानव द्वारा ज़्यादातर प्लास्टिक की ऐसी वस्तुएं बनाई जाती है जो एक बार काम में लेने के बाद फेंक दी जाती है, अर्थात सिंगल यूज वाली होती है, और ये सभी वस्तुएं जल प्रदूषण का कारक बनती है। हमने तो घर के बाहर फेंक दिया या कचरे में डाल दिया, बरसात के समय यही कचरा जब बरसात के पानी के साथ बह करके किसी नदी, किसी तालाब, किसी झील या समुद्र में पहुंचता है, तो ये सारा कचरा उस जल को प्रदूषित करने में काम आता है। तो ऐसी स्थिति में जल प्रदूषक के रूप में प्लास्टिक सर्वाधिक प्रयुक्त किया जाता है, जिसमें फेंकी हुई वस्तुएं हवा के कारण इधर उधर जमा होती रहती है, और फिर जब बारिश होती है तो वह पानी के साथ बहकर नदी और नालों में चली जाती है, और उसके बाद महासागरों में। कई बार तो इन प्लास्टिक की थैलियों के कारण नदी, नाले या जो घरों से सीवरेज पाइप्स हैं ये डट जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, या तक कि रुक जाते हैं, जिसका एक उदाहरण हमें कुछ सालों पहले मुंबई शहर में देखने को मिला था। चूँकि प्लास्टिक की थैलियों और बोतलों के कारण नालों का बहाव रुक गया था और लगभग आधा मुंबई शहर बाढ़ की चपेट में आ गया था। तो यहाँ पर प्लास्टिक जल के प्राकृतिक प्रवाह को परिवर्तित करने का काम कर रहा है, और अगर पानी के अंदर या जल के अंदर भी ये पहुंच जाता है तो भी यह
विघटित नहीं होता है, लंबे समय तक पड़ा रहता है। और यदि नदी या तालाब की ऊपरी सतह पर प्लास्टिक की एक परत चढ़ जाए तो यह पानी के अंदर ऑक्सीजन की उपलब्धता को खत्म कर देता है और अंदर रहने वाले जीव जंतुओं को खत्म या नष्ट कर देता है। और नष्ट करने के बाद में धीरे धीरे ऑक्सीजन की अनुपलब्धता के कारण जल बदबू और कई प्रकार के बैक्टीरिया या जीवन घातक वायरस उत्पन्न करने का काम करते हैं। प्लास्टिक के हजारों सालों तक खराब नहीं होने के कारण यह महासागरों में पड़ा रहता है। प्लास्टिक से धीरे धीरे जहरीले पदार्थ निकलते रहते हैं जो कि जल में घुल जाते हैं और उन्हें लगातार प्रदूषित करते रहते हैं। और इसी प्रदूषित जल का यदि उपयोग किया जाए तो ये घातक कैंसर कारक का काम भी करता है। सेकंड है मृदा प्रदूषण या सॉइल पॉल्यूशन। प्लास्टिक की विघटन प्रक्रिया, प्लास्टिक की विघटन प्रक्रिया में 500 से हजारों साल लग जाते हैं। इसलिए जब प्लास्टिक को भूमि के अंदर गाड़ दिया जाता है तो वह विघटित नहीं हो पाता और जहरीली गैसें और पदार्थ छोड़ता रहता है जो कि जल में विसरित होते रहते हैं और मृदा या भूमि को खराब करते हैं, जिसके कारण वहाँ की भूमि बंजर हो जाती है। और अगर कोई फसल पैदा होती भी है तो उसमें जहरीले पदार्थ मिले होने के कारण यह मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। तो प्लास्टिक जमीन में विघटित होके या छोटे टुकड़ों में टूट करके जल के माध्यम से होते हुए जड़ों से अवशोषित होकर पौधों में जाता है और पौधों से यह वापस मनुष्यों तक पहुंचता है और मानव स्वास्थ्य में प्रतिकूल या हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करता है। अब है भूजल प्रदूषण की बात करें तो जब भी प्लास्टिक गड्ढों में फेंक दिया जाता है तो उसमें मौजूद खतरनाक रसायन वर्षा होने पर भूमिगत रूप से लगातार रिसते रहते हैं या रिसने लगते हैं। निष्कालन के रसायन और जहरीले तत्व जल स्तर में प्रवेश कर अप्रत्यक्ष रूप से भूजल की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। निष्कालन का मतलब होता है धोना। धोने की प्रक्रिया में जो भी रसायन हम काम में ले रहे हैं, चाहे वो साबुन है, चाहे वो अपमार्जक है या एसिड वगैरह प्रयुक्त किए जा रहे हैं, तो निष्कालन से उत्पन्न होने वाले रसायन और जहरीले तत्व जल स्तर में लगातार पहुंचते रहते हैं और ये जल को प्रदूषित करने का काम करते हैं, अर्थात भूजल को प्रभावित करते हैं। थर्ड है वायु प्रदूषण। कैसे फैलाते हैं प्लास्टिक? तो प्लास्टिक के कचरे के समाधान के लिए कई लोग प्लास्टिक को जला देते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि प्लास्टिक को जलाने से प्लास्टिक की बजाय और ज़्यादा घातक पदार्थ वातावरण में आ जाते हैं या वायुमंडल में आते हैं जो कि प्रत्यक्ष रूप से श्वसन को नुकसान पहुंचाते हैं या जीवों को नुकसान पहुंचाते हैं। प्लास्टिक में बहुत सारे जहरीले पदार्थों का इस्तेमाल होता है और जब मक्कल का मतलब होता है, यहाँ पे यह मक्कल लिख रखा है लेकिन ये वास्तव में है 1 लख मोनोमर है। तो जहरीले 1 लख का इस्तेमाल होता है। जब इसको जलाया जाता है तो वह सारे 1 लख हवा में फैल जाते हैं और वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं। तो ये जितने भी मोनोमर हैं, जैसे मैं प्लास्टिक की बात करूं तो प्लास्टिक के अंदर मोनोमर कौन से बनेंगे? जैसे पॉलीथीन है तो एथिलीन वातावरण में आ जाएगा, हाइड्रोकार्बन है या और कोई प्लास्टिक है तो उसमें एरोमेटिक रिंग हो सकती है या पॉलीहाइड्रेटेड एरोमेटिक रिंग हो सकती है या किसी अन्य प्रकार का यौगिक या क्रियात्मक समूह युक्त हाइड्रोकार्बन हो सकता है और ये वातावरण में आते ही जहरीला या घातक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। प्लास्टिक को जलाए जाने के कारण जो धुआं उत्पन्न होता है, अगर उसमें ज़्यादा देर तक सांस ले ली जाए, लंबे समय तक यदि प्लास्टिक के धुएं में सांस ली जाए तो मानव में कई सारी बीमारियां हो सकती है। यह मानव जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक है। इसलिए प्लास्टिक को रिसाइकल करना सबसे बेस्ट तरीका है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक को कम करने की आवश्यकता है और वातावरण में इसको बिल्कुल न जलाएं तो पर्यावरण प्रदूषण का खतरा और कम हो जाता है। मानव जीवन पर प्रभाव क्या है? इस प्लास्टिक का मानव जीवन पर प्रभाव तो प्लास्टिक का उपयोग मानव द्वारा ही सबसे ज़्यादा लिया जाता है। मानव अपने पूरे जीवन भर में सबसे ज़्यादा प्लास्टिक का ही उपयोग करता है। मानव को जीवन के लिए जिन आवश्यक वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है उन सभी में यह प्लास्टिक जहर घोल देता है। हम तो उनकी आवश्यकता या उपयोग के लिए प्लास्टिक को काम में ले रहे हैं,
लेकिन जिन जिन वस्तुओं को हम काम में ले रहे हैं प्लास्टिक की वस्तुएं हैं, तो ये स्वास्थ्य के लिए घातक प्रभाव उत्पन्न करती है, जिसके अनेकों भयंकर बीमारियां उत्पन्न हो रही है। एक शोध के मुताबिक प्लास्टिक से कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। प्लास्टिक भविष्य में मानव जीवन के पतन का कारण भी बन सकता है। ये जरूर ध्यान रखना, अगर इसी दर से प्लास्टिक का उपयोग किया जाए तो निकट भविष्य में ही मानव जाति के समाप्त होने की संभावना या कारक भी ये प्लास्टिक हो सकता है। प्लास्टिक से निकलने वाले रसायनों में पॉलीब्रोमीन, अब ये एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखने हैं। प्लास्टिक से निकलने वाले रसायनों में कौन से हैं? पॉलीब्रोमीनेटेड डाइफिनाइल, पॉलीब्रोमीनेटेड डाइफिनाइल ईथर, जिसको हम एंटी एंड्रोजन कहते हैं। एंड्रोजन हार्मोन है, एंड्रोजन हार्मोन का ये प्रतिकारक है और ये एंड्रोजन के प्रभावों को नष्ट करने का काम करता है। सेकेंड है बिस्फिनॉल ए, जो कि महिलाओं में पाए जाने वाला प्राकृतिक हार्मोन एस्ट्रोजन की नकल है और यह शरीर में पहुंचने के बाद शरीर में वही प्रभाव उत्पन्न करता है जो कि एस्ट्रोजन की वजह से होता है। और थैलेट्स, थैलेट्स अर्थात थैलिक एसिड के या थैलेट्स जितने भी थैलियम के यौगिक हैं, उन यौगिकों के लवण को हम थैलेट्स कहते हैं। एंटी एंड्रोजन के रूप में भी जाने जाते हैं, जैसे खतरनाक यौगिक हैं जो मानव स्वास्थ्य से संबंधित अवांछित परिवर्तन और आनुवांशिक विकारों को बढ़ावा देते हैं। अर्थात अगर हार्मोन का कोई सप्लीमेंट, और वो भी कौन से, जनन हार्मोनों का यदि कोई सप्लीमेंट आपकी बॉडी में प्रवेश करता है तो ये स्टेरिलिटी या वंध्यता उत्पन्न करने का कारक भी होते हैं। इसलिए प्लास्टिक जितना कम प्रयुक्त किया जाए उतना ही ठीक है। ज़्यादा प्लास्टिक स्वास्थ्य के लिए विपरीत प्रभाव उत्पन्न करता है, यहाँ तक कि आनुवांशिक विकारों को भी उत्पन्न भी करता है। ये बहुत खास है और इसमें मंद बुद्धिता जंतुओं के अंदर या मानवों के अंदर इस प्लास्टिक की वजह से ही बढ़ रही है। ये रसायन अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो सिस्टम है और थायराइड हार्मोन की कार्य पद्धति में रुकावट पैदा कर सकते हैं और प्रजननशील आयु वर्ग की महिलाओं और छोटे बच्चों के लिए बहुत ही विनाशकारी हो सकते हैं। तो ये थायराइड, आपने देखा होगा थायराइड की आज के संदर्भ में सबसे ज़्यादा घातक प्रभाव दिखाई दे रहा है और उसका मूल कारक प्लास्टिक है, क्योंकि हम प्लास्टिक की बर्तनों में, प्लास्टिक के पानी की बोतल्स में, प्लास्टिक के चाय कप में या प्लास्टिक के जितने भी आइटम हम काम में ले रहे हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन से होते हुए आपके शरीर में माइक्रो प्लास्टिक पहुंचाने का काम करते हैं और उसी से प्रजननशील आयु वर्ग की, चाहे महिलाएं हैं, पुरुष हैं या छोटे बच्चे हैं, उन सभी पर ये विपरीत प्रभाव डालता है। यहाँ तक कि ये अगली पीढ़ी, आनुवांशिक विकारों की वजह से अगली पीढ़ी पर भी प्रत्यक्ष प्रभाव उत्पन्न करता है। समुद्री जीवों पर इसके दुष्प्रभाव क्या हैं? पृथ्वी का सबसे ज़्यादा प्लास्टिक से बनी वस्तुएं महासागरों में ही पाई जाती है। मानव द्वारा फेंका गया प्लास्टिक नदियों नालों में बहने वाले पानी के साथ बहकर सीधा समुद्र में पहुंचता है। प्लास्टिक से बनी वस्तुओं में इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आप ध्यान रखना, जाइलिन है, एथिलीन ऑक्साइड है, बेंजीन जैसे जहरीले एकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, मिकल्स एकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये वैसे पूरी प्रक्रिया है, केमिकल के रूप में हम इसको प्रदर्शित करते हैं, केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। समुद्री जीव प्लास्टिक को खाना समझकर खा लेते हैं, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। ये भी समुद्री जीवों के जीवन के लिए घातक खतरा। जिस तरीके से पृथ्वी पर रहने वाले जंतुओं के लिए प्लास्टिक नुकसानदेह है, उसी तरीके से समुद्री जीवों के लिए भी यह घातक और नुकसानदेह होता है, जिसके कारण समुद्री जीवों की जनसंख्या निरंतर कम होती जा रही है। इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र, समुद्र का पारिस्थितिकी तंत्र निरंतर रूप से परिवर्तित होता जा रहा है। उसका कारण भी प्लास्टिक है, प्लास्टिक प्रदूषण है। समुद्र तल में प्लास्टिक की बेकार चादरें कंबल की तरह कार्य करती है। ये मैं अभी आपको चर्चा कर चुका हूँ कि समुद्र में प्लास्टिक की जो बेकार चादरें या प्लास्टिक की बेकार चादरें कंबल की तरह कार्य करते हैं, अर्थात जो उसके ऊपर जो रखा हुआ प्लास्टिक है सतह के ऊपर हल्का होने के कारण
यह सतह पर तैरता हुआ रहता है और ये कंबल या एक परत के रूप में पानी के ऊपर फैल जाता है, जिससे गैसों का आदान प्रदान रुक जाता है तथा यह जलीय प्रणाली में एनोक्सिया, ये अपन प्रक्रिया कर चुके हैं ऑक्सीजन वाले चैप्टर में, एनोक्सिया अर्थात ऑक्सीजन की कमी उत्पन्न करते हैं। इसी का दूसरा नाम है हाइपोक्सिया। हाइपर ज़्यादा ऑक्सीजन, हाइपो मीन्स कम ऑक्सीजन, तो एनोक्सिया और हाइपोक्सिया अर्थात ऑक्सीजन का कम स्तर की समस्या उत्पन्न होती है, जिससे समुद्री जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब है जीव जंतुओं पर प्लास्टिक के दुष्प्रभाव क्या क्या हैं। तो जीव जंतुओं पर दुष्प्रभाव में प्लास्टिक जैसे कि पानी की बोतलें, खिलौने, टूथब्रश, पैकिंग का सामान, पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक के बॉक्स आदि ऐसी वस्तुएं हैं जो कि मानव द्वारा एक बार ही इस्तेमाल में ली जाती है, सिंगल यूज प्लास्टिक है। फिर इन सब वस्तुओं को कचरे में फेंक दिया जाता है, एक बार काम में लिया फिर थ्रू कर देते हैं, फेंक देते हैं। इस कचरे में बचा खुचा खाने का सामान भी पड़ा रहता है, ये खास बात है, ध्यान से देखें इसको। जिस कचरे को हमने फेंका है उसमें बचा खुचा खाने का सामान भी पड़ा रहता है, जो कि गायों या अन्य पशुओं द्वारा इन प्लास्टिक की वस्तुओं के साथ ही खा लिया जाता है, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। प्लास्टिक जानवरों के पाचन तंत्र को खराब कर देता है, जिससे उनकी तत्काल मृत्यु होती है। तो इसलिए कोशिश करें कि प्लास्टिक के बैग्स में खाने की वस्तुएं बिल्कुल भी न छोड़ें, नहीं तो ये किसी अन्य जीव की जान लेने का काम करती है। माइक्रो प्लास्टिक्स, ये इसके लिए एक सिंपल सी चर्चा एक बार और कर रहे हैं, बाकी पहले ये हो चुका है। तो माइक्रो प्लास्टिक के कण आमतौर पर सफ़ेद या अपारदर्शी रंग के होते हैं, जिन्हें सतह पर तैरने वाली मछलियां खा लेती है। अगर मनुष्य इसे अपने भोजन में, अर्थात मछलियां ने माइक्रो प्लास्टिक खाया और ये माइक्रो प्लास्टिक यदि मछलियों को मनुष्य खा लेता है, तो मनुष्य यदि इसे अपने भोजन में, अर्थात दूषित मछली या समुद्री भोजन या घोंगे जो भी हैं जिन्होंने प्लास्टिक खा रखा है, उनको यदि भोजन में शामिल कर लें तो यह मनुष्य की खाद्य श्रृंखला में शामिल हो जाते हैं और प्रभावित करने का काम करते हैं। और शरीर के अंदर माइक्रो प्लास्टिक, मैंने पहले ही बताया था कि माइक्रो प्लास्टिक किसी भी तरीके से यदि आपके शरीर में प्रवेश करता है तो ये केवल वन वे प्रोसेस है। एक बार आपके शरीर में यदि ये पहुंच गया तो ऐसा कोई भी बायोलॉजिकल सिस्टम नहीं है जिसकी वजह से शरीर में पहुंचा हुआ प्लास्टिक बाहर निकाला जा सके। तो इसलिए कोशिश करें प्लास्टिक का न्यूनतम उपयोग करें, पर्यावरण को सुरक्षित रखें और स्वयं भी जिंदा रहें लंबे समय तक, उसके लिए ये महत्वपूर्ण है। अनुचित क्रियान्वयन और निगरानी, प्लास्टिक के अनुचित क्रियान्वयन और निगरानी की प्रक्रिया में कुछ नियम बना रखे हैं, वो ध्यान दें। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम बना रखा है, जिसमें 2016 में जितने भी प्लास्टिक हैं या ई कचरा है या जितने प्रकार के प्रदूषक हैं उन पर 2016 में लेटेस्ट नियम बनाए जा चुके हैं। उनमें से कुछ नियमों की यहाँ चर्चा की जा रही है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन PWM नियम 2016, ये पहला नियम है। 2016 की अधिसूचना और 2018 में किए गए संशोधनों के बावजूद स्थानीय निकाय, यहाँ तक कि सबसे बड़े नगर निगम कचरे के अलगाव को लागू करने और निगरानी करने में विफल रहे हैं। तो नियम लागू किए हुए 4 साल हो चुके, ठीक है, सख्ती से लागू किए हुए 2 साल से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इनकी प्रॉपर निगरानी नहीं की जा रही है और वातावरण के अंदर उसी तरीके से प्लास्टिक्स का इस्तेमाल हो रहा है। प्लास्टिक के दुष्प्रभाव को रोकने के लिए क्या क्या किया जाए उसके बारे में कुछ एक पॉइंट्स हैं और ये प्रक्रिया यहीं पे समाप्त करेंगे। प्लास्टिक के दुष्प्रभाव को रोकने के उपाय या हाउ टू प्रोटेक्ट द पॉल्यूशन या प्लास्टिक पॉल्यूशन। प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का पहले बहिष्कार करें, ठीक है, ज़्यादातर काम में नहीं लें, रिफ्यूज़ करने का काम करें, ये फर्स्ट आर को प्रदर्शित करता है। प्लास्टिक के बैग और बोतलें जो कि उन्हें इस्तेमाल करने के योग्य हैं उन्हें फेंके नहीं जब तक कि इनको इस्तेमाल, या तब तक इनका इस्तेमाल करें जब तक कि वह खराब ना हो जाए। ज़रूर नहीं प्लास्टिक की बोतल में पानी भर के पिया जाए। अगर सिंगल यूज्ड प्लास्टिक की पानी की बोतल है तो उसमें गमले के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है या इसका किसी अन्य जगह पर उपयोग किया जा सकता है यदि काम में लेने लायक है तो।
तो तब तक इसको काम में लें जब तक कि वह बिल्कुल ख़राब ना हो जाए, और ख़राब हो जाए तो इसको रिसाइकल के लिए आप रद्दी के भाव दे दें, ताकि वापस ये किसी नए सांचे में डलकर आपके पास आ सके। इतना प्लास्टिक वापस नए सिरे से वातावरण के अंदर नहीं आएगा, है ही वही रिसाइकल होता रहेगा। प्लास्टिक से बनी हुई ऐसी वस्तुओं के इस्तेमाल से बचें जिन्हें एक बार उपयोग में लिए जाने के बाद में फेंकना पड़ता है, अर्थात सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स कोशिश करें न के बराबर उपयोग में लें। नेक्स्ट है, प्लास्टिक की जगह कपड़े, कागज़ और जूट से बने थैलों का इस्तेमाल करें। सब्जी लेने के लिए जा रहे हैं मार्केट में, कोई सामान परचेज करने जा रहे हैं, तो हम प्लास्टिक के बैग में डाल करके लेके आ जाते हैं, लेकिन यदि उसकी जगह कागज़, कपड़े या अन्य जूट के थैलों का उपयोग किया जाए तो उसकी वजह से प्लास्टिक काफ़ी बच जाता है, या प्लास्टिक प्रदूषण को रोका जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। जब भी आप कोई वस्तु खरीदने जाएं तो फिर से कपड़े का, ठीक है, फिर से कपड़े का थैला अपने साथ लेकर जाएं, जिससे कि आपको प्लास्टिक के थैलियों में सामान नहीं लाना पड़े। और प्लास्टिक की थैलियों में लाया हुआ सामान, यहाँ तक कि सब्जियां यदि प्लास्टिक की थैली में 12 घंटे रख दी जाए पैक करके, तो वैसे ही खाने लायक रहती नहीं है, खराब हो जाती है, क्योंकि सब्जियों के लिए भी श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। बंद थैलियों में सब्जियों में ऑक्सीजन न पहुँचने के कारण धीरे धीरे खराब हो जाएगी। इसलिए आपने देखा होगा कि सब्जी बेचने वाले लोग या सब्जी जहाँ लंबे समय तक स्टोर करके रखी जाती है, वहाँ जूट के थैलों में सब्जी रखते हैं, जूट के थैले को गीला करके रखते हैं, और उसमें से ऑक्सीजन का आदान प्रदान और नमी लगातार सब्जियों बनी रहती है, तो वो लंबे समय तक खराब नहीं होती। लेकिन यदि प्लास्टिक पैक में अगर सब्जियां रखी हुई है तो पानी से आप उसको कितना भी गीला कर दीजिए, थोड़े दिन में ही या लगभग पूरे दिन बाहर पड़ी रहे एक थैली में, तो शाम तक ये खाने लायक नहीं रहती है, पूर्णतः सड़ जाएगी, खराब हो जाएगी, बदबू आने लग जाएगी। दुकानदार से सामान खरीदते वक्त इसे कहें कि कपड़े या कागज़ की थैली में ही सामान पैक करके दें, प्लास्टिक में पैक करके न दें। खाने की वस्तुओं के लिए स्टील या फिर मिट्टी के बर्तनों को प्राथमिकता दें। तो इम्पोर्टेंट, खाने की वस्तुओं के लिए हम स्टील के बने हुए बर्तन या मिट्टी के बने हुए बर्तनों को प्राथमिकता दें, प्लास्टिक के बर्तनों का उपयोग न करें। प्लास्टिक की PET, पॉलीइथाइलिन टेरेप्थेलेट और HDPE, हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन प्रकार के सामान का ही उपयोग करें, क्योंकि इस प्रकार के प्लास्टिक को रिसाइकल करना आसान होता है। ये हाई डेंसिटी पॉलीथीन है, हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन है, तो ये वास्तव में कौन सी है, जैसे कुर्सियां हैं, टेबल बनती हैं, या मजबूत प्लास्टिक्स है, मोटे गत्ते के रूप में बनती हैं, वो HDPE कहलाती है। या अगर आप PET की बात करें, पेट की, या सिंपल कई बार PET पैट भी लिखा जाता है, प्लेट प्लास्टिक ही है जिससे कपड़े भी बनते हैं, और नॉन अनब्रेकेबल मोटे प्लास्टिक्स के कंटेनर बनाए जाते हैं, या सब्जी या दालें रखने के लिए जो कंटेनर बनते हैं वो पैट से निर्मित किए जाते हैं। तो इस प्रकार के सामान का ही अत्यधिक उपयोग करें ताकि इनको रिसाइकल किया जा सके। हम सिंगल यूज प्लास्टिक काम में लेते हैं जिनको कि रिसाइकल आसानी से नहीं किया जा सकता है। प्लास्टिक के दुष्प्रभाव का प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए, जिससे कि लोगों द्वारा इसको कम उपयोग में लिया जाए। तो उपयोग को रोकने या नियंत्रित करने के लिए हम इसको प्रचार प्रसार भी करें तो भी प्लास्टिक वातावरण के अंदर नियंत्रित या कम किया जा सकता है। कभी भी प्लास्टिक को स्वयं नष्ट करने की कोशिश नहीं करें। समझे, स्वयं नष्ट करने का मतलब हम खुद इसे न तो जलाएं न जमीन में गाड़ें, क्योंकि हम स्वयं प्लास्टिक को कभी भी नष्ट नहीं कर सकते हैं। तो नष्ट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे हम किसी न किसी प्रकार के प्रदूषण को बढ़ावा ही देंगे, पर प्लास्टिक तो नष्ट नहीं होगा। इससे अच्छा होगा कि हम किसी रिसाइकिल करने वाली कंपनी को ये प्लास्टिक दे दें, या फिर रद्दी के भाव इस प्लास्टिक को सप्लाई कर दें, और ये वापस रिसाइकिल करने वाली कंपनी तक पहुंच जाएगा, और वहां पर इसको वापस नए सांचे में डालकर प्रयोग में लिया जा सकता है। विभिन्न सामग्रियों जैसे गन्ने के रस या गन्ने के रस से निकलने के बाद का अवशेष, मकई, स्टार्च और अनाज के आटे से बने जैव निम्नीकरणीय प्लास्टिक के उपयोग का विस्तार किया जाना चाहिए। तो आजकल प्लास्टिक के रूप में हम इनको काम में ले रहे हैं। पॉलीएथिलीन की जगह गन्ने का रस निकालने के बाद में जो कचरा बचता है उससे, या मक्के या स्टार्च से, या अनाज के आटे से, अर्थात जो आपके
सेलुलोज हैं या कार्बोहाइड्रेट हैं, उससे जैव निम्नीकरणीय अर्थात जीवों द्वारा अपघटित होने वाले प्लास्टिक निर्मित किए जा चुके हैं और उन्हीं प्लास्टिक का उपयोग किया जाना चाहिए ताकि पर्यावरण प्रदूषण को कम किया जा सके। व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों और सौंदर्य प्रसाधनों में माइक्रोबीड्स का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए। जितने भी हम माइक्रोबीड्स या बिल्कुल बारीक चूर्णित प्लास्टिक का उपयोग हम सौंदर्य प्रसाधन साधनों में कर रहे हैं, उसको कम्प्लीटली बैन कर देना चाहिए, या ऐसा है तो उसे कोशिश करें परचेज न करें, न काम में लें। स्वच्छ भारत मिशन के प्लास्टिक या मिशन को प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के लिए एक मंच के रूप में उभरना चाहिए ताकि प्लास्टिक के कचरे पर नियंत्रण किया जा सके। एकल उपयोग वाले प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित करने के लिए उनके कुप्रबंधन के वर्तमान कारणों, सीमार प्रभावों का भी पता लगाया जाना चाहिए ताकि प्लास्टिक को हम धीरे धीरे कम उपयोग में लें, जिनके निर्माण की प्रक्रिया को भी रोका जा सकता है या नियंत्रित किया जा सकता है, या उनके वितरण की प्रक्रिया को भी नियंत्रित किया जा सकता है। प्लास्टिक कचरे के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभावों को सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। तो हमें वातावरण में प्लास्टिक जब काम में लेने वाले जो उपभोक्ता हैं उन सभी को इन खतरों से भी अवगत कराया जाना चाहिए ताकि पता रहे प्लास्टिक से कितना नुकसान हो रहा है। खुदरा विक्रेताओं, उपभोक्ताओं, उद्योग के प्रतिनिधियों, स्थानीय सरकार, निर्माताओं, नागरिक समाज, पर्यावरण समूहों और पर्यटन संगठनों जैसे प्रमुख हितधारक समूहों की पहचान कर उन्हें इस मुहिम में संलग्न किया जाना चाहिए ताकि प्लास्टिक को बैन किया जा सके, नियंत्रित किया जा सके। तो जहाँ जहाँ हम प्लास्टिक लेके पहुँच रहे हैं उन सभी जगहों पर जो जो संस्थाएं काम कर रही है, अगर उन संस्थाओं को जागरूक किया जाए तो प्लास्टिक का कचरा हिमालय की चोटी तक पहुँच चुका है, उसको नियंत्रित किया जा सके। प्लास्टिक प्रबंधन निर्णय का पालन न करने पर दंडात्मक नियमों का प्रावधान भी किया जाना चाहिए। वैसे ये दंडात्मक नियमों का प्रावधान किया जा चुका है लेकिन सख्ती से पालना नहीं की जा रही है। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने का प्रयास भी किया जाना चाहिए ताकि प्लास्टिक का जितना कचरा है उसका प्रबंधन या नियंत्रित करके रिसाइकिल करके सीधे इस तरीके से वापस पहुंचाया जाए ताकि वो नए नए पदार्थों के रूप में प्लास्टिक बार बार उपयोग में लिया जाए, ऊर्जा को भी कम किया जाए और ऊर्जा नियंत्रण के रूप में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। पर्यावरण के हित के लिए वापस वही 5.5R सिद्धांत को प्रयोग करना चाहिए जिसमें प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की सलाह दी गई है। उपयोग करना है तो बहुत कम या रिड्यूस या कम करके उपयोग में करें, पुनः उपयोग करें, रीयूज करें। एक चीज़ को काम में लेने के बाद वापस उसको दोबारा काम में लिया जाए, या हम ये कह सकते हैं कि जब जब चीज़ आपके पास में है उसको लंबे समय तक तब तक काम में लें जब तक भी पूर्णतः अनुपयोगी नहीं हो जाती है। पुनः चक्रित करें, टूटने फूटने के बाद में उसी प्लास्टिक को वापस रद्दी के भाव बेच करके वापस रिसाइकल करने की कोशिश करें और लास्ट में रिकवर करने की कोशिश करें ताकि सभी मार्केट में जहाँ भी कचरा है वह कचरा वापस उसी सेंटर पर पहुँच जाए जहाँ से आया है, तो ये नए रूप में वापस प्राप्त हो सकता है। इसी तरीके से पुनः उपयोग, ठीक उसी प्रक्रिया को वापस रिपीट किया गया जिसमें पुनः उपयोग या रीयूज जिसको हमने कहा था किस तरीके से करते हैं उसकी प्रकृति देखें। प्लास्टिक का पुनः उपयोग नए प्लास्टिक की मांग को कम कर सकता है, इसलिए इस प्लास्टिक निर्माण पर प्राकृतिक प्रतिबंध के रूप में कार्य कर सकता है। अर्थात रीयूज करें तो मैं अगर वापस उसी चीज़ को काम में ले रहा हूँ तो जब तक मेरे पास वो चीज़ है तब तक मैं उसके जैसी कोई दूसरी चीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं महसूस करूँगा। तो कुछ मार्केट के अंदर जो प्रवाह है प्लास्टिक का वो रोका जा सकता है। इसलिए प्लास्टिक निर्माण व प्राकृतिक प्रतिबंध के रूप में कार्य कर सकता है। रिसाइकिल करने की प्रक्रिया सेकंड पॉइंट है। प्लास्टिक पुनर्चक्रण या अपशिष्ट या स्क्रैप प्लास्टिक को पुनर्प्राप्त करने और उसे उपयोगी उत्पादों में पुनः परिवर्तित करने के लिए भी हम इस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। पुनः उपयोग कई लाभ प्रदान करता है, जैसे मूल्य संवर्धन के कारण आर्थिक लाभ प्रदान करता है, रोजगार सृजन करता है। अर्थात जो लोग ये कचरा लेकर के या प्लास्टिक को एकत्रित करके पहुंचा रहे हैं या वापस उसको फैक्ट्रियों तक पहुंचा रहे हैं या उनको कलेक्ट करने की प्रक्रिया कर रहे हैं, तो वो रोजगार सृजन का काम भी हो रहा है। भूमि भराव की समस्या को कम करना,
ये भी प्रोसेस इससे शामिल है। प्लास्टिक के पुनर्चक्रण के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर हम वापस नया प्लास्टिक बना रहे हैं तो ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर रिसाइकल करके उसी प्लास्टिक को हम वापस नए सांचे में डालना चाहते हैं तो कम ऊर्जा के अंदर ये प्रक्रिया संपन्न की जा सकती है। तो इस तरीके से ये लास्ट स्लाइड है और यहाँ तक की प्रक्रिया के अंदर जो भी पॉइंट दिए हैं इनको केवल आप 2 बार 3 बार पढ़ लें। बाकी इनमें से 5R कंसेप्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है। बाकी माइक्रो प्लास्टिक से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा जो R के अलग अलग फॉर्म्स हैं उनका महत्व क्या है उसके ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं, या माइक्रो प्लास्टिक क्या चीज़ है, कौन से प्लास्टिक के बैग्स हैं, उनकी क्या साइज़ है जिनको रोका जाए बंद किया जा चुका है। तो ये प्रक्रिया आप इसमें काम में ले सकते हैं। तो यह गैर नवीनीकृत प्लास्टिक को उद्योग के लिए ऊर्जा रसायनों के उपयोगी रूपों की श्रेणी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। रिकवरी का मतलब हो गया गैर नवीनीकृत प्लास्टिक, अर्थात जो पहले से निर्मित प्लास्टिक है को उद्योग के लिए ऊर्जा और रसायनों के उपयोगी रूपों की श्रेणी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया, अर्थात उसी प्लास्टिक को हम वापस उद्योगों के अंदर रीयूज करने की प्रक्रिया कर रहे हैं। जैसे अगर आप नई बाल्टी बना रहे हैं तो नई बाल्टी बनाने के लिए नए प्लास्टिक के आधे हिस्से में आधा पुराना प्लास्टिक है मिक्स करके वापस बाल्टी का रूप दिया जाता है, अर्थात आधी ऊर्जा को हम नियंत्रित या कम कर सकते हैं। चूंकि प्लास्टिक में मुख्य रूप से कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, अर्थात हाइड्रोकार्बन है, अतः डीजल जैसे पारंपरिक ईंधन के समान ऊर्जा सामग्री के साथ इनका उपयोग ईंधन के एक संभावित स्रोत के रूप में किया जा सकता है। चूंकि प्लास्टिक हाइड्रोकार्बन है, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, मोम ये भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, सीएनजी, एलपीजी सभी हाइड्रोकार्बन। चूंकि हाइड्रोकार्बनों की दहन ऊष्मा या दहन के बाद में ऊष्मा उत्सर्जन क्षमता बहुत अधिक होती है, इसलिए इनका उपयोग हम ऊर्जा उत्पादन के लिए भी कर सकते हैं, अर्थात प्लास्टिक को जला करके उससे उत्पन्न होने वाली ऊष्मा का उपयोग ऊर्जा के रूप में उद्योगों में किया जा सकता है। तो इस तरीके से प्लास्टिक से संबंधित जो प्रक्रियाएं थी उन प्रक्रियाओं की यहाँ पर हमने चर्चा की और सभी सामान्य पदों का यहाँ पर हमने वर्णन कर दिया है। इस चैप्टर को सिर्फ 1 से 2 बार आप अच्छी तरह से पढ़ लें, या इसमें जो भी पॉइंट्स बता रखे हैं उनके अर्थ आपको पता होना चाहिए। बाकी इसमें किसी तरह का कोई भारी बड़ा प्रश्न पूछा नहीं जाता है। आंकड़े से संबंधित प्रश्न इसमें सामान्यतः नहीं पूछे जाते हैं। फिर भी प्लास्टिक के विभिन्न क्षेत्रों में क्या क्या प्रभाव हैं, उन क्षेत्रों की प्रकृति, सिंगल यूज प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक या माइक्रो बीड्स या सौंदर्य प्रसाधन में प्लास्टिक कैसे प्रयुक्त किए जाते हैं, अलग 2 हमने नाम भी लिखे थे। प्लास्टिक के साथ में कौन कौन से ऐसे पदार्थ उत्पन्न हो रहे हैं जो कि जैव हार्मोन्स का रूप ले रहे हैं, तो उसमें 2-3 आपको नाम बताए थे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको नोट करके रखनी है। बाकी इसको केवल 1-2 बार पढ़ लेंगे तो इसमें मुश्किल ही 1 आध प्रश्न पूछने की संभावना रहती है। वैसे काफ़ी बड़ा हिस्सा है साइंस का, लेकिन उसमें से कम ही प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए ऐसे टॉपिक्स के अंदर जो महत्वपूर्ण चीज़ें या जो शब्द हैं उन्हीं को आप पढ़ें, बाकी लंबी प्रक्रिया लेने की आवश्यकता नहीं। तब तक हम यहाँ तक इस टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं, प्लास्टिक और पर्यावरण को। नेक्स्ट क्लास के अंदर वापस हम एक और इम्पोर्टेंट नया टॉपिक लेकर प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। हम नेक्स्ट क्लास के अंदर वापस नया टॉपिक प्रारंभ करने वाले हैं।